बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग में खतरनाक और अहम तरीन मोड़ आ गया है। अमरीका इस जंग में बाकायदा शामिल हो गया है। कल अमरीका की जानिब से ईरान की 3 जौहरी साइट्स को निशाना बनाया गया। नेटन्स, इस्फहान और फॉर्गो की साइट पे अमरीका की जानिब से हमले किए गए। अमरीका ये क्लेम कर रहा है कि ये बड़े कामयाब हमले किए गए हैं और इसके बाद तीनों जौहरी जो तनसीबात हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ईरान इस दावे की तरदीद करता नजर आ रहा है और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इरागची आज रशिया का अहम तरीन दौरा करेंगे और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वो जवाब का हक महफूज रखते हैं। अमेरिका ने उनकी रेड लाइन क्रॉस की है और ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, ईरान किस तरह से जवाब दे सकता है? क्या ईरान खलीजी ममालिक में अमरीकी बेसिस को टारगेट करेगा या फिर कोई और जो है जवाब उसने तैयार रखा हुआ है? क्या ईरान दुनिया को सरप्राइज कर सकता है? इस पर आज बात करेंगे। ज्वाइन किया सरदार मसूद खान ने, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सर, क्या समझते हैं, कल अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, ईरान क्या जवाब देगा? ईरान के पास कई किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। एक आबनाए हरमुज का है, दूसरा जो अमरीकी फौजी ठिकाने हैं खलीजी रियासतों में, मशरक़ वस्ती में, और जो दूसरे जो है जो बड़े ठिकाने हो सकते हैं वो जो अमरीका के बहरी बेड़े हैं या उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो अगरचे उसकी रेंज से शायद बात दूर हों, लेकिन ये मुमकिन ठिकाने। और दूसरे ये है कि अभी इसराइल और ईरान ने जो एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं उसमें तेल और गैस के फील्ड्स भी मौजूद हैं, तवानाई के दूसरे मराकज़ भी मौजूद हैं। तो ये मुमकिन ऑप्शन उनके पास हैं। और आखिरी ऑप्शन उनके पास ये है जो मुतवाज़ी समझे, वो ये है कि जो उनके हमनवा ग्रुप हैं या जो मिसाल के तौर पर हूथीज़ हैं, उन्होंने भी शायद जो अमेरिका के साथ एक ट्रूस है उसे मनसूख करने का ऐलान किया है। फिर ये है कि शाम में, लबनान में, इराक़ में भी जो है उनके हामी मौजूद हैं। अगरचे हुकूमतें शायद उनका साथ न दें, लेकिन ये एक दूसरे इस किस्म के ग्रुप्स मौजूद हैं जो ईरान की हिमायत करें। लेकिन ईरान के लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि उसने हमला करना है या नहीं करना, क्योंकि अगरचे वो फैसला कर चुके हैं। मैं सब ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो है तेहरान में ये बहस हो रही होगी कि हमला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनका डिक्लेरेशन आ चुका है, यानी इन हमलों से पहले, कि इसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये अमेरिका को निशाना बनाते हैं तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ आएगा और फिर जो है उसके कई आगे जो है सिनारियोज बन सकते हैं जो ईरान के लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। तो लिहाजा ये है कि ईरान ने पहले जो है सफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया, फिर जंग के दौरान अपने दिफा का रास्ता इख्तियार किया। अब यह है कि जब ये जंग वसीतर हो गई है, अमेरिका जंग में कूद पड़ा है और उसने इसराइल की हिमायत की है, तो उसके पास ये एक बहुत ही अहम फैसला है, उसके सामने एक बहुत अहम फैसला है। और देखिए कि वो इसके सिलसिले में क्या करता है। अगर इमरान की जानिब से बेसिस को टारगेट किया गया, पहली तो बात यह कि जो बेसिस हैं वो खलीजी ममालिक में हैं। खलीजी ममालिक के 2 के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, लेकिन डायरेक्टली वहाँ से कोई हमला ईरान पर नहीं हुआ है। तो आप समझते हैं कि ईरान फिर भी उन बेसिस को टारगेट करेगा और उन ममालिक की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आएगा? दूसरी चीज़ कि अगर अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या ये जंग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी अमेरिका ईरान जंग में? इसराइल फिर जारी बात है इसराइल से भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन प्राइम जो सस्पेक्ट होगा, प्राइम जो कन्फ्रंटेशन होगी वो ईरान और इसराइल में होगी, ईरान और अमेरिका में होगी, सॉरी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपना पहला मकसद जंग के बाद हासिल कर लिया है। अमेरिका जो है उसके साथ आके खड़ा हुआ है और उसने 3 जौहरी तनसीबात के ऊपर, ईरान की 3 जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया है। तो यहाँ तक तो उसे कामयाबी हुई है। आपने सही सवाल पूछा है कि ईरान जो है इसमें जो खलीजी रियासतों में जो अमेरिका के अड्डे हैं उनके ऊपर हमला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस वक्त खलीजी रियासतों ने असूली सतह पे, सफारती सतह पे ईरान का साथ दिया है। और पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं थे, इनके अपने इख्तलाफात थे। लेकिन चीन ने सफारतकारी की थी, उसके बाद जो है उस सफारतकारी के बाद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। और दूसरे ये भी है कि
तेहरान भी ये समझता होगा कि अगर उसने इन ठिकानों के ऊपर हमला किया तो उस जंग बढ़ जाएगी, और जंग वो ये नहीं चाहता कि अहले अरब और उसके दरमियान खलीज में इजाफा हो। तो इसलिए ये है कि वो मोहतात रहेगा। लेकिन ये है कि ये देखना है कि अगर अमेरिका के आगे हमले कहाँ से होंगे। अगर फर्ज कीजिए कि पहले हमले के पहले दौर में हम ये सारे के सारे जो है हमारे मफरूज हैं, अभी हमारे पास कोई जो है हक़ाइक़ मौजूद नहीं है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू पियर इन टू द फ्यूचर। तो उसमें ये होगा कि अगर हमले जो खलीजी रियासतों से होते हैं तो फिर वो एक उसके लिए, यानी अमेरिका खलीजी रियासतों में जो उसके अड्डे हैं उनसे हमले करता है ईरान के ऊपर, तो वो फिर लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे। उसमें भी ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो उसमें ठीक है वो अमेरिकी तैयारे या सासे या उनके जो अफवाज हैं उनके ऊपर हमला करेगा। लेकिन उसमें जाहिर है कि वो भी जद में आएंगे जो अरब ममालिक हैं। तो मेरा ख्याल है कि उससे वो पूरे का पूरा इज्तनाब करने की कोशिश करेगा। इस वक्त जो है ईरान के सामने बहुत शदीद सूरत हाल है, बहुत कशीदा सूरत हाल उसके सामने है। अब्बास इराक्ची का रशिया जाना, डू यू थिंक कि रशिया और चाइना से कोई मदद आएगी या फिर मिलिट्री सपोर्ट या बाकायदा इस जंग में कूदेंगे वो? जो ईरान के रूस और चीन दोनों के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, और दिफाई ताल्लुकात भी हैं, रूस के साथ हैं और चीन के साथ भी हैं। तो इनको जो है उसकी दिफाई असला की और दफाई टेक्नोलॉजी की तरसीलात आती रही हैं, चीन से भी आती रही हैं और रूस से भी आती रही हैं। बल्कि अभी हाल ही में इसी जंग के दौरान दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि मैं चीन का पहले जिक्र कर रहा हूँ। तो ये हुआ है कि दो तैयारे जो है चीन के तैयारे कुमक लेके आए थे, और जो ही वो ईरानी फ़िज़ा में दाखिल हुए उन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए थे। दूसरा ये है कि एक फ्रेट ट्रेन वहाँ पहुँची है, और ये BRI के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाई गई है, और उसमें जो है ये पहली कुमक उनको वसूल हुई है। इसके बाद हमें ये मालूम नहीं कि उसमें क्या चीज़ें थी, असला था या उसके अलावा जो है वैसे जो माशी मर्चेंडाइज था। लेकिन ये इनके पास जो है राब्ते मुमकिन है। दूसरे जो आपने रूस का सवाल पूछा तो उसमें ये कहूँगा कि जो अब्बास इराक़ची थे वो पहले से रूस जा रहे थे, यानी इस्तांबुल के बाद उनका ये मंसूबा था कि वो जाएंगे वहाँ मास्को और वहाँ मुज़ाकरात करेंगे। और इसमें यह है कि रूस जो है इस वक्त एहतियात से काम ले रहा है, और फौरी तौर पर रूस और चीन जो है वाज़े तौर पर डिक्लेयर्ड अंदाज में एलानिया जंग में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन फिर जो है अगर जंग बढ़ जाती है, यानी आपको जाना पड़ेगा दूसरी जंग अज़ीम की तरह। अगरचे जो दूसरे जंग अज़ीम और अब के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन जंग ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है और फैलती चली जाती है। तो इस वक्त जो है ये मास्को और बीजिंग 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई ईरान के साथ जो है बाकायदा जंग लड़नी है या उसे दूर से मदद करनी है। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सफारतकारी कैसे देख रहे हैं? हमने रियासती सतह पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, उसके बाद B-2 तैयारों से उसने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया, फिर हमने उसकी कंडेमनेशन जारी की। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट? ये एक नाजुक मोड़ आ गया है हमारे सामने। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता महीने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान फाते रहा, बदतर रहा जहाँ तक जंग का ताल्लुक है। लेकिन सफारती तौर पर भी पाकिस्तान के लिए कई दरवाजे खुले, बहुत से ममालिक ने उसकी हिमायत की। अमेरिका ने भी अपना झुकाव पाकिस्तान की तरफ दिखाया, और उसका नुक्ता अरूज वाशिंगटन में था जब हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का प्रेसिडेंट ट्रंप से एक गैर मामूली मुलाकात हुई, एक बेमिसाल मुलाकात हुई, क्योंकि उसकी प्रेसिडेंट नहीं मिलता था। तो हमारे ताल्लुकात में एक नया बाब सामने आया, और फिर जो है उसमें कई इम्कानात हुए थे। मिसाल के तौर पर सिर्फ ये कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत हों, बल्कि ये जो माशी ताल्लुकात में जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। और इसी तरीके से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, क्रिप्टो करेंसी, उसके अलावा तवानाई, अल्टरनेट एनर्जी, इसमें बहुत से नए दरवाजे खुल रहे थे। तो अब ये है कि मजम्मत तो उसूली सतह पे की गई है, लेकिन जो है पस पर्दा क्या मुज़ाकरात हुए हैं और किस किस्म की
इफ़हाम व तफ़हीम हुई है, किस किस्म की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, वो इसका मुस्तकबिल तय करेंगे। क्योंकि अगर अमेरिका ने उसकी जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान भी एक जौहरी मुल्क है, तो पाकिस्तान खामोश नहीं रह सकता था, और ईरान उसका हमसाया है। और जंग के आगाज़ से लेके इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया था, उससे लेकर अब तक पाकिस्तान ने इसराइल की जारहियत की मसम्मत की, ईरान का साथ सलामती दिया है। काउंसिल में ईरान की हिमायत की। तो इसलिए ये एक किस्म की कंसिस्टेंट पॉस्चर है। लेकिन देखना ये है कि ये जो है ये आगे कैसे सिलसिला चलता है, यानी इसके ऊपर अभी थोड़ा सा एक हल्का सा सवालिया निशान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रिश्ते बांधे गए हैं वो मजबूत हैं, और मुस्तकबिल उनका मखदूश नहीं है। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, एक तो कि इंडियन एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है इस तमाम मामले में, जो कि B-2 तैयारे आए हैं और उन्होंने हमला किया है। दूसरी, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की ने भी कोई पाकिस्तान की जानिब से एयर स्पेस या फिर पाकिस्तान की जानिब से कोई अड्डे दिए जा सकते हैं? दो के फॉरेन ऑफिस इसको कम्प्लीटली डिनाई कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि बड़ा नाजुक मरहला है, ईरान हमारा नेबर्स है लेकिन अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा? मजमूई तनाजुर में ऐसा मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए, और वह भी एक हमसाया मुल्क के लिए, क्योंकि उसके कई मुज़मरात भी हैं और कई असरात भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ये इसमें एहतियात बरती जाएगी। एक जो हमारी गुफ्तगू के दौरान एक चीज़ ज़ेर बहस नहीं आई, मैं उसके सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मुख्तसरन कि जो अमेरिका और इसराइल के हमले हैं, उनका मकसद जो तीन चार मकसद हैं कि ईरान की जौहरी ताकत को ख़त्म करना, दूसरा यह है कि उसके मिसाइल के सिस्टम को तबाह बर्बाद करना, तीसरा यह है कि वहाँ ये कि हुकूमत तब्दील करना, इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करना, और उसकी बजाय एक मुतबादल हुकूमत करना। एक और जो सिनारियो आजकल बहुत तेज़ी से उभर रहा है वो ये है कि इसकी ईरान को जो है इलाकाई और लसानी और नस्ली बुनियादों के ऊपर तकसीम कर दिया जाए, और लगभग वही सूरत हाल हो जो लिबिया की है या सोमालिया की है। तो ये खौफनाक तरीन सिनारियो होगा पाकिस्तान के लिए और इस पूरे खत्े के इलाके, क्योंकि और एक ये भी है कि वहाँ हो सकता है कि ईरान में अगर ये अमेरिका और इसराइल कामयाब होते हैं, तो उसके बाद ये है कि कोई या तो उनके साथ उनके हमदर्द कोई हुकूमत बन जाए वहाँ, या कोई निज़ाम बन जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई इससे ज़्यादा जो है जो आयतुल्ला ख़amenei के ज़ेर निगरानी जो निज़ाम चल रहा है, इससे भी ज़्यादा जो है सख्त निज़ाम सामने आ जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अम्बेसडर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें दिफाई तज्ज़ियाकार कमर चीमा ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कमर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, ईरान के पास कौन से कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए? इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है कल रात के बाद से। बहुत शुक्रिया। देखें जी, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस वक्त सोचा ये जा रहा है कि ईरान क्या कर सकता है। पिछले 6-7 दिनों में जो ईरान ने हमले किए हैं, वो हमले इजराइल को नुकसान तो बहुत पहुंचा है, लेकिन क्या उन हमलों की वजह से कोई डेटरेंस क्रिएट हुई है? क्या इजराइल का बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं? हमें ईरान जो है वो मार सकता है इस हद तक कि इजराइल को एक बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि इजराइल की आपको पता है एयरफोर्स इस वक्त जो है वो लार्जली ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर घूमती है बहुत काफ़ी दिनों से। तो इजराइल को ये एक जो एयर सुप्रीमेसी जो है उसका भी कॉन्सेप्ट समझना चाहिए हमें कि बहुत ज़्यादा देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट टू ईरान, सारी की सारी एयर स्पेस इस वक्त इजराइल के कंट्रोल में ऑलमोस्ट, और कोई मुल्क रास्ते में उसको नहीं रोकता, इवन के ईरान भी नहीं रोक सकता। तो इस वजह से ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं कंबर साहब, वो ये है कि वो ये मिसाइल मारता रहे, और फिर जाहिर बात है उसकी भी एक कैपेसिटी है, कितने मिसाइल मार सकता है। जब इजरायलियों को पता है कि वो ईरान के ऊपर आ गए हैं और जहां जहां पे उनके लॉन्चर्स मौजूद हैं, जहां जहां से वो हमला करते हैं, वो भी तो
उनको भी हिट कर रहे हैं, मिसाइल लॉन्चर्स को भी ख़त्म किया करने की कोशिशें की जा रही हैं और बहुत हद तक उन्होंने किया भी है। तो ईरान की जो कैपेबिलिटी है, अब वो देखना यह है कि देखें हर फौज के पास एक एलिमेंट होता है, वी कॉल इट एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ईरान ने क्या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखा है, किस तरीके से ईरान हमले करता है, जिस तरह आज व्हाट डू रात यू को वो थिंक कह रहे ईरान हैं के कि पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज क्या होगा? देखिए ये तो डिपेंड करता है। देखिए सरप्राइज तो यही हो सकता है कि ईरान के पास इस तरह का कोई न्यूक्लियर मटेरियल हो कि जो अपने वॉर हर्ट्स पे लगा के तो इसराइल भेज दे और कहे जी हमने चला दिया, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई सरप्राइज नजर नहीं आता। बाकी तो ईरान जो है वो हमले कर रहा है और उसका नुकसान भी इसराइल को हो रहा है, लेकिन इसराइल का डोंट बाय यू एंड थिंक लार्ज अमेरिका की इंगेजमेंट इस बात का सबूत है कि ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ने इसराइल को परेशान किया है? देखिए ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं वो अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद हैं, और ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ भी रहा है, ईरानी कौम भी लड़ रही है, लोग सड़कों पे निकले हैं, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इजराइलियों ने किसी हद तक अमेरिका को ये कन्विंस कर लिया था कि ईरान का प्रोग्राम बस थोड़ा सा हमने तबाह किया है, बाकी आप तबाह कर दें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। सो उन्होंने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो कैपेबिलिटी है उसको तो हिट किया है, लेकिन सुनने में आया कि जो स्टॉक पाइल्स हैं ईरान के उनको अभी तक नहीं हिट हुए। वो किस हद तक हिट हुए हैं और क्या हिट हुए हैं, बिकॉज अगर वो उसको हिट करते हैं तो उसे न्यूक्लियर ताबकारी का भी खदशा है। बहुत सारे देखिए ये बड़े टेक्निकल सारी की सारी चीज़ है, इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका बड़ा रोल है। गो कि उनका किरदार तो ख़त्म हो गया है इन अदारों का, बिकॉज जब ईरान एनपीटी का मेंबर होते हुए अपने आप को नहीं बचा सका और दुनिया उसको सेव नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अब दुनिया देखना चाहती है कि किस तरह की डिस्ट्रक्शन हुई है इन न्यूक्लियर जो साइट्स हैं ईरान की। सो लगता यह है कि इसराइल ने कन्विंस किया है अमेरिका को कि हमने काफ़ी डैमेज पहुंचाया, आप सिर्फ पार्टिंग शॉट खेलें। और अब जो है ये पार्टिंग शॉट जो है वो जो अमेरिकी सदर और Israel अमेरिकी has फौज ने convinced America. Can Iran convinced any of his ally? ईरान का कौन सा एलाई है? ईरान के जो एलाइज हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉक्सीज थी। अब वो हिजबुल्ला थी, हमास थी, होतीज थे, और इनमें से ही उन्होंने रिस्पॉन्ड करना था, और उनमें से कोई भी इस वक्त रिस्पॉन्स करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इसराइल ने इन तमाम प्रॉक्सीज को कमज़ोर कर दिया है, बल्कि ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अदरवाइज जिस तरह अब जंग चल रही है, इन प्रॉक्सीज को तो चाहिए था कि वो ईरान पे, इसराइल पे हमले करते तो एक सिचुएशन नज़र आती। सो इस वक्त So when we talk about the Russia and China, क्या चाइना को ये मंजूर होगा कि उसके साथ बॉर्डर जिसका लगता हो वहां पे कोई ऐसा रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए, या वहां पे उनकी हमायत करदा हुकूमत ना रहे, वो इंपॉर्टेंट मुल्क जो उसके ब्लॉक में था वो दूसरी तरफ चला जाए? देखिए मुझे नहीं लगता कि चाइनीज इस हद तक समझते हैं कि ये हमारे ब्लॉक के मुल्क हैं, वरना आपको पता चल जाना चाहिए था कि चाइनीज जो है वो अपने वो रिएक्ट करते हैं। इसमें उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया लंबा चौड़ा। आप बताएं ना, वो उनकी खामोशी है इस सारे प्रोसेस के दौरान, और वो खामोशी इसी चीज़ को बताती है कि वो अलाउ कर रहे हैं कि जो उन्होंने करना है करें, हम सिर्फ डिप्लोमेटिकली करेंगे, कंडेम करेंगे, ना तो वो कोई एक्टिव इसमें होना चाहते हैं, ना वो इसमें कोई इंगेज करना चाहते हैं, और ना ही वो कोई रोक सकते हैं। देखिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया रशिया और इसराइल के चाइना के बारे में। देखिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ये जंग ईरान को अकेले लड़नी है, क्योंकि ईरान का एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल के साथ। दूसरे ममालिक सिर्फ इसको क्या दे सकते हैं सिवाय डिप्लोमेटिक सपोर्ट के, और वो भी डिप्लोमेसी की तो रोज़ धज्जियां भी खेड़ी जाती हैं। देखें अभी अमेरिका और ईरान की डायलॉग टॉक्स हो रही थी, इसराइल ने हमला कर दिया। ईरान की जो 3 यूरोपियन यूनियन के ममालिक से कल बात हो रही थी परसों जिनेवा में। आप समझते हैं कि इस तमाम मामले में पाकिस्तान ने जो नॉमिनेट किया है सदर डोनाल्ड ट्रंप को फॉर द नोबेल पीस प्राइज, इट वाज द राइट मूव? देखें पहली बात तो ये है कि हमें हर चीज़ को थोड़ा अलहदा पैरा में देखना चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में किया, हम उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीका में कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, हमारा टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती है इस टाइम। आपको अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिकॉज आपने उस टाइम पे किया जब ऑलरेडी एक वॉर थी और एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका आकर जो है वो अटैक करेगा। इस मामले में रियासत पाकिस्तान का नॉमिनेट करना कोई बहुत अच्छी या बहुत समझदारी वाली सिफारतकारी तो नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपका अमेरिका के साथ एक इंडिपेंडेंट ताल्लुक है। हम देखें, क्या आप मुझे ये बताएं, ईरान ने जो मिडिल ईस्ट में उसके जो कॉन्फ्लिक्ट है,
क्या हम उस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान को ये कहते हैं कि ये ठीक है जो कर रहे हैं करते रहिए, हम उसका साथ दे सकते हैं? हम नहीं साथ दे सकते। अमेरिका का $850 का डिफेंस बजट है, पूरी दुनिया में जो करता है, हम हमारी लिमिटेशंस हैं। हमें अपने एंगल में रह के बात करना चाहिए। हमको इतने बड़े प्लेयर तो नहीं है कि मिडिल ईस्ट में भी हम जाएं, बाकी दुनिया में भी जाएं। हमें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ट्रम्प की इस चीजों को देखते हैं, हमें उसमें ही रहना चाहिए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है ईरान ने वहां पे मिडिल ईस्ट में क्या किया है, वो इजराइल के साथ क्या कर रहा है, सीरिया इराक, हम तो कोई उनके पार्टनर नहीं है ईरान के, या हमने हमारी कोई इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में तो शुरू से कोई शमूलियत नहीं है। आज की बात नहीं है, ये 75 साल हो गए हैं। नहीं सर, पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है पैलेस्टीन को लेके। पाकिस्तान हमेशा से हिमायत करता है आइडियोलॉजिकली, तो देखा जाए तो पाकिस्तान हम ईरान को सर देखें, हम इजराइल के हमेशा खिलाफ बोले हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हर जगह पे। ईरान की अपनी एक स्ट्रेटजी है कि उसने मलेशियाज रखे हैं और उन्होंने मलेशिया के जरिए वो एक्टिव रहा है मिडिल ईस्ट में, और प्रॉक्सीज के जरिए एक्टिव रहा है। वो हमारी पॉलिसी नहीं है, वो उनकी है। सही, थैंक यू वेरी मच। कमर चीमा साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है हामिद खान साहब ने, पीटीआई के सीनियर रहनुमा एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मखसूस नशिस्तों का फैसला आने वाला है, आइंदा हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। किस तरह से देख रहे हैं हामिद खान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या पीटीआई को कोई रिलीफ दिया जाएगा इस फैसले में? देखिए, हक तो हमें मिला हुआ 12 जुलाई के फैसले के मुताबिक। उन्होंने पीटीआई को नशिस्तें दी है जो कि एक्नॉलेज्ड नोटिफाइड मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के तनासब के हिसाब से। बिल्कुल एक बहुत ही इंसाफ पे मबनी फ़ैसला हुआ था। 8 रुकनी बेंच, 8 रुकनी जो है मेजॉरिटी की डिसीजन 13 में से, और उससे किसी हद तक उस वक्त एक और जज ने भी एग्री किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि 9-4 ये फ़ैसला था हमारे हक़ में। तो लेकिन उसके बाद इतना अरसा लगाया और फिर 26वीं तरमीम बीच में आ गई, जिसकी मैं एक जुज़वी वजह ये समझता हूँ वो ये फ़ैसला था 12 जुलाई का। ग़ालिबन इसके पीछे जो अंसर थे वो ये अनासर थे वो ये थे कि वो नहीं चाहते थे कि इस फ़ैसले पर अमल दरामद हो और पीटीआई को मखसूस रिश्ते मिल सकें, और वो जो कि फ़ैसला है उसको किसी न किसी तरह से बज़रिया 26वीं तरमीम हम मनसूख कराएँ। सो 26वीं तरमीम के नतीजे में इन्होंने एक ऐसा बेंच बनाया है उस केस को सुनने के लिए जो कि दुनिया की तारीख़ में कहीं सुना नहीं गया था, कि नज़र सानी का जो बेंच होता है वो मुख्तलिफ होता है जो कि उस बेंच से कि जो कि ओरिजिनल बेंच होता है जिसने फ़ैसला दिया होता। दुनिया भर की जो जूरिस्प्रूडेंस और जो कानून और जो प्रोसीजर है वो ये है कि जिन जजेस ने सुना होता है केस, वही जज जो है उस पर नज़र सानी की दरख्वास्त सुनते हैं, क्योंकि नज़र सानी है ना, नज़र अव्वल तो नहीं है। तो इन्होंने ये सारी 26वीं तरमीम में ऐसी शिकें लेके आए कि जिससे रिव्यू के लिए वो एक मुख्तलिफ बेंच बनाया जा सकता है जो पहले बेंच से मुख्तलिफ हो, और उसी के मुताबिक चलते हुए इन्होंने 2 स्टेप लिए। एक तो 26वीं तरमीम में रिव्यू को डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, हालांकि हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए कोई ऐसे बेंच की शर्त नहीं थी, है इस वक्त भी, जो उन्होंने आर्टिकल 202A ले आए। 191A में ये जानबूझ के रिव्यू डाला गया, उसके पीछे ये केस ख़ास तौर पर उनके जहन में था। फिर उसके बाद इन्होंने फिर भी, यानी 26वीं तरमीम तो अक्टूबर में आ गई थी, केस नवंबर में भी नहीं लगाया, दिसंबर में भी लगाया, बल्कि उसको लंबा किए गए। और इनके पीछे जो बदनीयती थी वो ये थी कि वो चाहते थे कि हम अपने मर्ज़ी के कुछ जज को सुप्रीम कोर्ट में उसमें उनका इजाफ़ा कर लें। उसके लिए इन्होंने एक मूव चलाई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफ़ा किया जाए। हालांकि जब ये मामला कोर्ट के उसमें सेनेट में आया था और नेशनल असम्बली में, तो हमने मुखालफत की थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के 17 जज बहुत काफ़ी होते हैं। हिंदुस्तान में 34 जजेस के साथ आप सारे हिंदुस्तान जो हमसे 6 गुना ज़्यादा आबादी रखता है उनके मामलात चला रहे हैं, तो हम 17 जजेस से क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट चला सकते। इसलिए गैर ज़रूरी कोशिश है कि इसमें 17 से 25 कर दिए जाए। बहरहाल
एक बात और भी हमने प्रपोजल दिया था, और वो ये था कि भाई अगर आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का इजाफा होना है, तो जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे उनसे पूछा जाए कि कितना इजाफा चाहते हैं, कितनी उनकी ज़रूरियात है, उनके पास कितनी बैकलॉग है। लेकिन उसी वक्त उसी कमेटी में जो जिसको हेड कर रहे हैं नायक साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम जितना जी चाहे बढ़ा दें। तो नतीजतन उन्होंने ये अमेंडमेंट की, और जिस दिन ये सेनेट और नेशनल असेंबली में पेश हुआ रात के वक्त ये बिल सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इजाफे का, उसी रात इन्होंने 25 से बढ़ा के 34 कर दी। इसका मतलब है खुली इजाज़त देती कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी के जजेस से भर दिया जाए। हामिद साहब आपकी बात बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद दुरुस्त फिर- है, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आपके जजेस में इजाफा हुआ उनकी तादाद में। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में एक आईनी बेंच बना। उस आईनी बेंच में आपके मुताबिक पीटीआई का जो मौक़िफ़ है कि उन जजेस की जो है वो ज़्यादा तादाद होती है जो कि एक ख़ास मौक़िफ़ रखते हैं या फिर हुकूमत की हमायत करते हैं, पीटीआई ये कहती आई है। लेकिन अब तो ये रिव्यू भी सुना जा चुका है, तकरीबन आखिरी मरहले पे है, और ज़ाहिरी बात है कि जजेस की तादाद भी बढ़ चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम भी इस टाइम लॉ ऑफ लैंड है। तो अब आप लोगों के पास क्या कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए? आप सिर्फ 187 का सहारा ले रहे हैं कि कंप्लीट जस्टिस हो, लेकिन उसमें भी फैसला आप लोगों के मुताबिक, आपके लॉयर्स ये कह रहे हैं कि आप लोगों के हक में आता दिखाई नहीं दे रहा। व्हाट इज द वे आउट नाउ? देखिए बात यह है, जो मैंने इतनी लंबी आपको एक बात की थी, उसके पीछे ये था कि एक सोची समझी स्कीम के मुताबिक नए जज लाए गए, उनको बिठा दिया गया है इस बेंच पर, और जिन जजेस ने फैसला दिया, जो मेजॉरिटी जजेस हैं 8, उनमें से 5 को बाहर बिठा दिया गया, और जो डिसेंडिंग जजेस थे 3, वो तीनों के तीनों वहाँ बैठे हैं। तो नतीजा ये है कि इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं समझने के लिए कि पीछे नीयत क्या है। इस्टेब्लिशमेंट इस जजमेंट को सेट असाइड करा के अपनी मर्ज़ी की जजमेंट लेना चाहती है, इसीलिए सारा ड्रामा रचाया गया है। इसीलिए अब डे टू डे ये केस सुना जा रहा है। 10 महीने ये केस लगा ही नहीं। देखिए ना, 6 मई को ये केस लगा है और 12 जुलाई का फैसला था। लगभग 10 महीने एक रिव्यू पिटीशन जो है वो पेंडिंग रखी गई कि हालांकि पहले अपनी मर्ज़ी के हम जजेस मुकर्रर कर लें, फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डाल लें, और फिर जब हमें यकीन हो जाए कि अब वो बेंच में मेजॉरिटी उन जजेस की है जो कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करते हैं, तो फिर उन्होंने ये केस लगाया और फिर कहा इसको जल्दी जल्दी चलाओ। हालांकि छुट्टियां हो चुकी हैं, छुट्टियों के बावजूद वो केस को बराबर सुन रहे हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है अगर फैसला वो आता है जिसकी हमें तो है। आप क्या समझ रहे हैं कि फैसले के नतीजे में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो क्या हुकूमत को दे दी जाएंगी, उसके कोलिशन पार्टनर्स को दे दी जाएंगी, या इनको खाली रखा जाएगा? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए मेरी तो बदतरीन एक्सपेक्टेशन है कि ये उन पार्टीज़ को दे दी जाएंगी जो हुकूमत में हैं, क्योंकि पहले ही उनको वो नशिस्तें तो मिल चुकी हैं, उनके तनासब के हिसाब से तो नशिस्तें मिल चुकी हैं। अगर वो नशिस्तें नहीं देते, खाली रखते हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ इंसाफ होगा। इसमें 2 तरह से नाइंसाफ़ी होगी। एक तो पीटीआई को डिप्राइव किया जाएगा उनकी नशिस्तों से जिसका उनको हक हासिल है। दूसरा ये है कि उसमें दुगनी नशिस्तें उनको दे दी जाएगी जिनको ऑलरेडी एक दफ़ा नशिस्तें मिल चुकी हैं। उससे ये मकसद है कि जो आने वाली तरमीम है जिसमें कोई मज़ीद कोई सेटअप और सारा आइन का बदलने की नीयत नज़र आ रही है, उसको तक़वियत मिलेगी और एक नई 27वीं 28वीं तरमीमें आ जाएंगे, जिससे रहा सहा भी हुलिया जो है आइन का वो बिगाड़ दिया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक इनका नेक्स्ट प्लान क्या है? खत्म कर दी। अगर 27वीं 28वीं तरमीम की बात की जाए, अगर ये सीटें देने की बात की जाए, हुकूमत को मिल जाए, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया जाए, अब पीटीआई क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि इनका क्या नेक्स्ट प्लान है, क्या ये कर सकते हैं? देखिए बज़ाहिर तो ये लगता है कि अदलिया के उन जजेस को जिन्होंने कोई इंडिपेंडेंस शो की है, इनको
कुछ सज़ा दी जाएगी, इनके साथ कोई ना कोई रास्ते उनके रोके जाएंगे, उन सब को टारगेट किया जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडिपेंडेंट जजेस को कर रहे हैं, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी टारगेट करेंगे इंडिपेंडेंट जजेस को। इससे बढ़कर जो मैं देख रहा हूँ कि ये आईनी निज़ाम को तब्दील करने का सोच रहे हैं। देखिए ना, आपके सामने है, कभी दुनिया में देखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को जाके कोई आर्मी चीफ मिले किसी मुल्क का? भाई या तो उसको वज़ीर आज़म मिलते हैं या सदर मिलते हैं। डिप्लोमेसी जो है ये कभी भी फ़ौज का काम नहीं रहा, और ना ही पाकिस्तान के आइन में इस किस्म की कोई इजाज़त है कि फ़ौजी जनरल्स जो हैं वो जा के डिप्लोमेसी करें और जाके फॉरेन हेड ऑफ़ द स्टेट्स को मिलें और अपने मुल्क की तरफ से बात करें। तो ये सारी चीज़ जो है सुनने में यही आया है, और मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग तवक्को भी है, शक नहीं बल्कि तवक्को है कि इन्होंने कोई ऐसा निज़ाम बनाना है जिसमें कि फ़ौज को कोई आईनी जो है वो रोल देना है, जिससे जो कंट्रोल इस वक्त इनफॉर्मल कंट्रोल जो है ना इनका सारे अदारों के ऊपर एग्जेक्टिव। हामिद साहब, आप क्या समझते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहे हैं, ख़ुसूसन जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की ख़त लिखा गया है, जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से भी ख़त लिखा गया है, यानी दोनों हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट को देखें तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि जो डायसेंट करने वाले जजेस हैं वो अनकंफर्टेबल हैं, वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, कभी ख़त के ज़रिए एतराज़ कर रहे हैं अपने चीफ जस्टिस पे। और जस्टिस मंसूर के ख़त की बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये आईनी जो बेंच है इसमें तौसी नहीं करनी चाहिए। रिसेंट ख़त उन्होंने लिखा है, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं राइट नाउ नज़र आ रहा। आईनी बेंच की तौसी का मामला है, वो जाहिर बात है जुडिशल कमीशन में उन लोगों के लोग ज़्यादा हैं। 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस फिक्स करना है, उसकी जो समाअत मुकम्मल होनी है, उसमें भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दूसरी साइड के जजेस ज़्यादा बैठ जाएंगे। तो इस तमाम मामले में आप क्या सूरत हाल देखते हैं? आप लोगों के पास निकलने का रास्ता कौन सा है? आप नहीं समझते आप बंद गली में दाखिल हो गए? देखिए, बंद गली में हम नहीं दाखिल हुए, हमें दाखिल किया गया है। ये सारी सोची समझी स्कीम के मुताबिक हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये हम पर चूँकि उन्हें देखा कि लोगों का जो आ रहा है और लोगों का जो मैंडेट है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आया, तो इसलिए वो हर चीज़ को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। जिस तरह 8 या 9 फरवरी की रात के दौरान उन्होंने जो थे ना रिजल्ट्स चेंज कर दिए थे, इसी तरह से अब हर वो चीज़ जा रही है जिसमें पीटीआई को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और फिर इंडिपेंडेंट जजेस, क्योंकि देखिए ना, जब आप पर विक्टिमाइजेशन होती है तो आपके वो रास्ता कौन सा रह जाता है? नहीं, सिर्फ जुडिशरी रह जाती है ना कि आप जुडिशरी पर जाके रिलीफ मांगे, क्योंकि एग्जेक्टिव तो हम पर हर तरह की ऑलरेडी सख्ती और ज़्यादती और जुल्म और जबर कर रही है। तो अब उन्होंने उसको रोकने के लिए अदलिया को भी बेबस करके रख दिया है 26वीं तरमीम के तहत। और जो जहाँ भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो हामिद खान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप लोगों के पास कोई रास्ता, जिस तरह से आप कह रहे हैं बंद गली में दाखिल हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं बचा। आप अगर बात करते हैं अदलिया की, अदलिया से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, हुकूमत आपके वैसे ही खिलाफ है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आप फिर क्या करेंगे? एहतजाज के लिए आप जब जाते हैं तो लोग नहीं निकलते हैं, आप लॉयर्स मूवमेंट की कॉल देते हैं, लॉयर्स बाहर नहीं आते, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, लॉयर्स मूवमेंट तो ऑलरेडी चल रही है, उसका ज़रूरी नहीं कि बाहर निकलना ज़रूरी है वकला का, लेकिन वो भी कोई स्टेज आएगी। लेकिन हमारी कंसिस्टेंटली कन्वेंशंस हो रही हैं, वकला की ओपिनियन बड़ी वाज़ेह तौर पर 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है, पीटीआई पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। जिस कदर वो लोग जिनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमा बना के सालों से उनको बड़ी सख्ती में और आइसोलेशन में रखा हुआ है, और इस तरह से पीटीआई की लीडरशिप जो थी उसको बिल्कुल पाबंद सलासल करके पीटीआई के अंदर जो है हर किस्म की जो तकसीम पैदा कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद एक बात बड़ी वाज़ेह है, चाहे वो कुछ भी कर लें, कौम की जो उम्मीदें, कौम की जो राय, कौम की जो
तवक्कुआत हैं वो पीटीआई के साथ है। ये सारा कुछ जो कुछ भी किया गया है, जो कुछ भी ज्यादती हुई है अभी तक, उससे पब्लिक ओपिनियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि पब्लिक ओपिनियन और ज़्यादा पीटीआई के हक में है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए इतनी। अल्लाह निगहबान।